Hello everyone, welcome to my online classroom, and today in this video we are going to continue the same chapter of class 9th history chapter 1 the French Revolution। तो इससे पहले का जो पार्ट है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करें जब लुइस 16 के एग्जीक्यूशन के बाद जो नेक्स्ट किस तरह की कंडीशन रही, किस तरह की सिचुएशन रही कंट्री की, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है द रीजन ऑफ टेरर, जिसका मतलब होता है किस तरह का एक स्टेट था जहाँ पे बहुत ही आतंक का माहौल रहा। तो ये था आपका जैकोबिन क्लब, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसका जो लीडर था वो था रॉबेस्पायर। और इसके साथ ही हमने ये भी पढ़ा था, इनको सैंट क्लूटिस भी बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमने पहले ही प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794 एज रेफर्ड टू एज द रीजन ऑफ टेरर। तो सबसे पहले जो फर्स्ट लाइन है उसी में आपका फर्स्ट एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है, जो आपसे कई बार पूछा जाएगा और आपको आंसर देना पड़ेगा। तो इसका आंसर ये है, अगर आपसे पूछे कि रीजन ऑफ टेरर किस ईयर से कहाँ तक था और किस ईयर को स्पेशली बोला गया है रीजन ऑफ टेरर, तो वो था 1793 से 1794। तो आप देख सकते हैं 1 साल का ये ड्यूरेशन था, जिस पीरियड को, जिस टाइम ऑफ ड्यूरेशन को रीजन ऑफ टेरर के नाम से फ्रांस में जाना जाता है। ये इस टाइम ऐसा क्या हो गया था जिसके वजह से इसको रीजन ऑफ टेरर कहते हैं। रॉबेस्पायर, जो आपको याद होगा जैकोबिन क्लब का जो लीडर था, रॉबेस्पायर फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवरल कंट्रोल एंड पनिशमेंट। रॉबेस्पायर ने जब रूल करना स्टार्ट करा यहाँ पे, तो उसने काफ़ी सारे कंट्रोल पॉलिसी बनाई जिसमें काफ़ी सारे कंट्रोल थे, साथ ही पनिशमेंट भी थी। इट मीन्स कि अगर उनका कोई कहना नहीं मानता था तो उनको पनिशमेंट दिया जाता था। इसके साथ ऑल दोज whom he saw as being enemies of the republic, ex nobles and clergy, members of other political parties, even members of his own party who did not agree with his methods were arrested, imprisoned and then tried by a revolutionary tribunal। तो यहाँ पे रॉबेस्पायर ने किस तरह से कंट्रोल, सेवर कंट्रोल और पनिशमेंट का दौर एकदम ला दिया। जो एनिमीज थे, रिपब्लिक के एनिमीज थे, जिस तरह से नॉबल्स, एक्स नॉबल्स जो पहले रईस, काफ़ी रईस लोग थे, और साथ में जो क्लर्जी थे जो रिपब्लिक के खिलाफ थे, ठीक है, जिन्होंने कभी भी समानता कंट्री में आने नहीं दी, वो ये अब रॉबेस्पायर उनसे बदला लेने के उसमें था। तो उन्हें बदले लेने के तौर पे साथ में जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, इवन इसके खुद के पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स, वो अगर इसके मेथड के अकॉर्डिंग काम नहीं करते थे तो ये क्या करता था, उनको अरेस्ट करता था, उनको कैद करता था, और साथ ही उनको एक तरह से रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल उन पे चलता था, एक तरह से पूरा का पूरा केस चलता था। और इसके हिसाब से, जैसे ट्रिब्यूनल का मतलब होता है अ टाइप ऑफ कोर्ट विद द अथॉरिटी टू डिसाइड हु इज राइट इन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ डिस्प्यूट। तो एक तरह से केस चला के पूरा का पूरा उनको पनिशमेंट दी जाती थी। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, अगर कोर्ट में पाया गया कि वो गिल्टी हैं, अपराधी हैं, दे वर गुलेटिन, ठीक है। ये क्या टर्म है यहाँ पे गुलेटिन, वो आपको समझना है क्योंकि यहाँ से भी 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है। तो द गुलेटिन इज अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड with which a person is beheaded. It was named after Dr. Guillotine who invented it। तो गुलेटिन एक तरह का डिवाइस होता था जो 2 खंभों के बीच में एक पैना ब्लेड जो आरी होती है, एक ब्लेड लगाया जाता था जिससे कि सर को बीहेड किया जाता था, सर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो एक पनिशमेंट दी जाती थी सर काटने की। इसका नाम गुलेटिन इसलिए रखा गया था क्योंकि जो इसका इन्वेंटर था उसका नाम डॉक्टर गुलेटिन था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है, रॉबेस्पायर्स गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइसेस। इसके साथ ही रॉबेस्पायर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ों पे जैसे सैलरी हुई लोगों की या प्राइसेस जो थे मार्केट में वो फिक्स कर दिए थे। मीट एंड ब्रेड वर रेशन, मीट और ब्रेड जो थे वो रेशनिंग कर दिए गए थे। साथ ही पीजेंट्स वर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट दियर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट फ्री प्राइसेस फिक्स बाय द गवर्नमेंट। इसके साथ ही जो पीजेंट्स थे उनको बोल दिया गया था कि आप जो अपना अनाज है वो ट्रांसपोर्ट करोगे सिटीज़ में, और इतने ही पर्टिकुलर जो फिक्स रेट थे, गवर्नमेंट जो फिक्स रेट किए थे उसी पे आपको बेचना है। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। इसी के साथ जो सिटी में एक बहुत ही महंगा जो गेहूं का आटा मिलता था, वाइट फ्लोर मिलता था, फ्लोर, उसको बिल्कुल मना कर दिया गया था। इसका मतलब आप सबको सबको पेन इगलेट इक्वालिटी ब्रेड लाने के लिए सबको होल व्हीट, एक जैसा ही होल व्हीट खाना पड़ेगा। इक्वालिटी वॉज ऑल्सो सॉट टू बी प्रैक्टिस थ्रू फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। इसके साथ ही इक्वालिटी को और प्रमोट करने के लिए फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट जो स्पीच और एड्रेस करते हैं, जिससे बातचीत की जो तरीके होते हैं, किस तरह से एड्रेस करते हैं लोगों को, वो भी इक्वालिटी लाने के लिए कुछ अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे ऐड किए गए। जैसे कि इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सियर, पहले मॉन्सियर बोलते थे, जैसे कि सर को, महोदय को, महाशय को, उसको हटा दिया गया। एंड मैडम, ठीक है, जिसको मैडम मैडम बोलते थे, महोदया। ऑल फ्रेंच वर्ड्स, जो भी ऑल फ्रेंच मैन और वीमेन को ऐसे वर्ड्स यूज़ करते थे। साथ ही ऑल फ्रेंच मैन और वीमेन जो हैं, जैसे जिनको अब क्या बोला जाएगा, सिटिजन एंड सिटियन, ठीक है। तो इस तरह से सब
और मैडम वर्ड को हटा के अब जो न्यू वर्ड से सिटीजन और सिटीजन, जिसका सिटीजन मतलब है, ये वर्ड्स अब यूज करने लगे फ्रेंच मैन और वीमेन के लिए। साथ ही चर्चेज वर शट डाउन एंड दियर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड इनटू बैरक्स और ऑफिसेज। तो रॉबेस्पायर ने इसके साथ ही ये काम भी किया कि जितने भी चर्चेस थे, क्योंकि इसका विश्वास चर्चेस में था ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लर्जी जो थे, प्रीस्ट थे, उन वो तो पहले से रिपब्लिक के खिलाफ थे, तो इनको तो वो वैसे रॉबेस्पायर पनिश करता था। तो चर्च को, सारे जितने भी चर्चेस थे उनको बंद कर दिया गया। साथ में जो उनकी बिल्डिंग्स थी उनको क्या बना दिया गया, उनको बैरक्स या फिर ऑफिसेज में कन्वर्ट कर दिया गया। Robespierre pursued his policies so relentlessly that even his supporters began to demand moderation. रॉबेस्पायर अपनी पॉलिसीज को लेके इतना लगातार, इतना हार्श वे में वो इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा था, जिसकी वजह से उसके खुद के सपोर्टर्स जो उसको काफ़ी अप्रिशिएट करते थे, वो भी इससे परेशान हो गए और डिमांड करने लगे मॉडरेशन, मतलब उसके रूल को हटा के अब न्यू किसी चीज़ के लिए वो फॉलो करने लगे, डिमांड करने लगे। तो फाइनली क्या हुआ, फाइनली ही वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन जुलाई 1794, अरेस्टेड ऑन द नेक्स्ट डे, सेंट टू द गुलेटिन। इसी तरह से फाइनली जो कोर्ट में इसको दोषी पाया गया जुलाई 1794 में, और इसको अरेस्ट करा गया, और उसके साथ ही नेक्स्ट डे उसको गुलेटिन, मतलब उसको मार दिया गया। ठीक है, जिस तरह से वो लोगों को पनिश करता था उसी तरह से यहाँ पे अब उसको पनिशमेंट मिल गई। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट पेज आ रहा है जिसमें आपको पढ़ना है डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस। ठीक है, अब जैकोबिन क्लब के बाद कौन सा रूल यहाँ पे फ्रांस में आया, तो डायरेक्टरी रूल आया। अब इस डायरेक्टरी रूल में क्या था वो पढ़ते हैं। द फॉल ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट अलाउ द वेल्थियर मिडिल क्लासेस टू सीज पावर। ठीक है, तो अब जब जैकोबिन गवर्नमेंट जो थी पूरी की पूरी एक तरह से हट गई, तो रॉबेस्पायर के बाद, तो अब यहाँ पे किसका कंट्रोल हो गया गवर्नमेंट पे, कौन नया यहाँ पे रूल करने वाला है, तो वो थी वेल्थियर मिडिल क्लासेस। ठीक है, जो मिडिल क्लास के जो अमीर लोग थे वो यहाँ पे रूल करने वाले हैं। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया जिसके अकॉर्डिंग जो नॉन प्रॉपर्टी सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज़ हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उनको अब राइट टू वोट उनसे छीन लिया गया, अब उनको राइट टू वोट नहीं है। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, इसके साथ ही 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई गई, एंड दीज देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी। और ये 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो हैं वो आगे चल के एक डायरेक्टरी बनाएंगी। और डायरेक्टरी क्या थी, फिर से 1 मार्क क्वेश्चन आ रहा है। डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स जो थे वो एग्जीक्यूटिव, एंड एग्जीक्यूटिव मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स। तो डायरेक्टरी बेसिकली एक एग्जीक्यूटिव थी जो कि कितने मेंबर्स थे इसमें, 5 मेंबर्स। This was meant as a safeguard against the concentration of power in one man executive as under the Jacobians. तो इनका मेन मोटिव यही था, जिस तरह से जैकोबियन में 1 मैन एग्जीक्यूटिव थी, सारी पावर एक इंसान में समाहित थी, तो उस चीज़ को अब यहाँ पे अलग कर रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वजह से डायरेक्टरी में कितने एग्जीक्यूटिव जो थी वो 5 लोगों को मिला के बनाई गई थी। However, the directors often clashed with the legislative councils who then sought to dismiss them. तो बट जो डायरेक्टर्स थे यहाँ पे, जो डायरेक्टरी में 5 मेंबर्स थे, वो आपस में काफ़ी लड़ते झगड़ते रहते थे। साथ ही लेजिस्लेटिव काउंसिल से भी इनका झगड़े हो जाते थे, जिसकी वजह से बाद में लेजिस्लेटिव काउंसिल से इनको डिसमिस कर दिया। तो अब डायरेक्टरी को हटा दिया गया। द पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। इसके साथ ही इस तरह की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डायरेक्टरी में चलती गई कि इनकी कभी आपस में बनती नहीं थी, लड़ाई झगड़े चलने लगे, इसके साथ ही एक नया रास्ता स्टार्ट हुआ किसके लिए, मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट की। किस तरह से डायरेक्टरी रूल के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने यहाँ पे रूल किया, जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर साबित हुआ। थ्रू ऑल दिस चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड ऑफ fraternity remain inspiring ideas that motivated political movements in France and the rest of Europe during the following century। इसके साथ ही किस तरह से बेशक यहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट जो थी वो चेंज होती गई, बट जो आइडिया था फ्रीडम का, इक्वालिटी का, बिफोर द लॉ, फ्रेटर्निटी, बंधुत्व का आइडिया, वो हमेशा इंस्पायर करता रहा, मोटिवेट करता रहा लोगों को उनके पॉलिटिकल मूवमेंट्स में, फ्रांस में, साथ ही बाकी यूरोप में काफ़ी सेंचुरीज, तो उस पर्टिकुलर सेंचुरी तक तो करता ही रहा। साथ में काफ़ी सारी कंट्रीज़ को इससे काफ़ी इंस्पायरिंग मैसेजेस मिले। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है डिड वुमेन हैव अ रेवोल्यूशन। जो मैंने आपको इससे पहले हमने बोला था कि इससे नेक्स्ट पार्ट में जो 4th सेक्शन आ रहा है उसमें हम वीमेन के रोल के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से वीमेन को कहीं भी राइट टू वोट नहीं मिला, पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिले। तो अब वो दौर आने वाला है कि किस तरह के पॉलिटिकल स्ट्रगल के बाद वीमेन को वहाँ पे राइट टू वोट का अधिकार मिला। तो इसमें आपके स्पेशली हम वीमेंस के राइट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वीमेन वर एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द इवेंट्स विच ब्रॉट अबाउट सो मैनी इंपॉर्टेंट चेंजेस इन फ्रेंच सोसाइटी। अगर बात करें बिगनिंग से, तो वीमेन ने काफ़ी एक्टिवली हर एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया जो भी इंपॉर्टेंट चेंजेस आए फ्रेंच सोसाइटी में।
They hope that their environment would pressurize the revolutionary government to introduce measures to improve their lives. उनका हमेशा ये उम्मीद थी कि जितना भी वो इन्वॉल्व रह रही हैं उसमें, उससे रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थोड़ा प्रेशर पड़ेगा उनके ऊपर और वो इनके हित में इनके लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मेजर्स मतलब कुछ स्टेप्स लेंगे. मोस्ट वीमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग. ज़्यादातर थर्ड स्टेट की जो महिलाएं थी उन्हें काफ़ी सारा स्ट्रगल, काफ़ी सारा काम करना पड़ता था अपनी लाइवलीहुड को अर्न करने के लिए. दे वर्कड एज सीम स्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेस. वो लॉन्ड्रेस जैसे सीम स्ट्रेसेस और लॉन्ड्रेस वर्ड यहाँ पे दिया गया है, तो वो लॉन्ड्रेसेस का काम करती थी. लॉन्ड्रेस मतलब जो कपड़ों की धुलाई वगैरह इन सब लॉन्ड्रीज वगैरह में काम करती थी. साथ ही वो फ्लावर्स बेचती थी, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचती थी मार्केट में. साथ ही वो एज अ डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी अमीर लोगों के घरों में काम करती थी. मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग. इसके साथ ही काफ़ी सारी महिलाओं को पढ़ने और जॉब ट्रेनिंग का कोई अधिकार नहीं था, उन्हें ये सब राइट्स नहीं थे. ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और wealthy members of the third state could study at a convent after which their families arranged a marriage for them. ठीक है, इसके साथ ही सिर्फ जो डॉटर्स थी नोबल्स की या फिर वेल्थियर जो थर्ड स्टेट के अमीर लोग थे उन्हीं की बेटियों को पढ़ने का अधिकार था. वो भी कहाँ पे पढ़ती थी, वो कॉन्वेंट में पढ़ती थी और उसके बाद उनकी फैमिलीज को पूरा अधिकार था कि उनकी अरेंज मैरिज करी जाए. Working women had also to care for their families, that is, cook, fetch water, queue up for bread and look after the children. Their wages were lower than those of men. इसके साथ ही जो वर्किंग वीमेन थी उनको साथ और भी काम थे, जैसे कि बाहर का काम तो करना ही करना है, साथ में अपनी फैमिलीज की केयर भी करनी है, घर में खाना बनाना है, पानी भरना है, साथ में काफ़ी लंबी लाइन लगा के जो ब्रेड था उसको भी लेके आना है, साथ ही बच्चों को पालना है. और उनकी जो सैलरी की बात करी जाए तो मैन के अकॉर्डिंग उनकी सैलरी काफ़ी कम थी. तो देखिए यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फ्रेंच सोसाइटी में किस तरह की कंडीशन थी वीमेन की, तो वो सारी की सारी आपको इस पैरा के थ्रू एक्सप्लेन करनी है. यहाँ से हमें इतना पता चल गया कि किस तरह की वीमेन की कंडीशन थी वहाँ पे, किस तरह के काम वीमेन वहाँ पे करती थी, उनकी क्या सैलरी थी, इसके साथ ही उनकी क्या एजुकेशन थी. इसके बाद देखिए नेक्स्ट पैरा में आ रहा है, इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वीमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब्स इन न्यूज़पेपर्स. तो अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए बिल्कुल वीमेन ने अपनी आवाज़ उठाई और किस तरह से उठाई, उन्होंने पॉलिटिकल क्लब्स बनाए और जैसे कि जैकोबिन क्लब्स के बारे में हमने पढ़ा था. तो इसी तरह के कुछ पॉलिटिकल क्लब्स सिर्फ वीमेन के लिए थी, वीमेन के द्वारा ही बनाए गए और इन्होंने न्यूज़पेपर्स भी काफ़ी सारे पब्लिश किए. तो अबाउट 60 वीमेंस क्लब्स केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़. तो फ्रेंच सिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंच सिटीज़ में 60 कम से कम 60 वीमेन क्लब्स ओपन हुए, बनाए गए. तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि वीमेन उस टाइम कितनी एक्टिव रही. द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ दैम. इसके साथ कौन सा वीमेन क्लब सबसे ज़्यादा फेमस रहा वहाँ, तो यहाँ 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ बन गया आपका. तो वहाँ पे द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन नाम का जो क्लब था वो सबसे फेमस रहा वहाँ पे. वन ऑफ दियर One of their main demands was that women enjoy the same political rights as men. इस ग्रुप की, इस क्लब की मेन सबसे ज़्यादा डिमांड यही थी कि जिस तरह से मैन को पॉलिटिकल राइट मिला है, राइट टू वोट मिला है. देखिए पॉलिटिकल राइट जब भी वर्ड आए तो समझ जाइएगा राइट टू वोट की बात हो रही है. तो यहाँ पे वीमेन भी जो थी इस पॉलिटिकल क्लब की वही डिमांड करी थी कि उन्हें भी पॉलिटिकल राइट मिले, राइट टू वोट मिले. वीमेन वर डिसअपॉइंटेड एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन. वीमेन को यहाँ पे हमेशा ये निराशा रही कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1791 का, जहाँ पे उनको पूरी उम्मीद थी कि उनको राइट टू वोट मिल जाएगा, वहाँ उनको पैसिव सिटीजन्स बना के छोड़ दिया गया, मतलब उन्हें राइट टू वोट नहीं मिला. दे डिमांडेड द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू द असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस. इनकी डिमांड थी कि इन्हें राइट टू वोट मिले, साथ ही इन्हें मौका मिले कि ये भी इलेक्ट हो असेंबली में, साथ ही इन्हें मौका मिले ये कोई पॉलिटिकल ऑफिस में काम करें, होल्ड करें कोई पॉलिटिकल डिपार्टमेंट. Only then they felt would their interests be represented in the new government. तो इसी से अगर इनको ये सारे अधिकार मिल जाते तो इसी से इनको फील होगा इस कंट्री में कि न्यू गवर्नमेंट जो है वो इनके बारे में कुछ सोचती है, इनको भी पूरा मौका देती है कि आप भी रिप्रेजेंट करो अपने आप को. In the early years, the revolutionary government did introduce laws that helped improve the lives of women. इसके साथ ही अर्ली ईयर्स में बात करें तो काफ़ी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो थी उन्होंने इंट्रोड्यूस किए काफ़ी सारे लॉ जिससे कि हेल्प हो सके, इम्प्रूव हो सके वीमेन की लाइफ. टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वॉज मेड कंपल्सरी फॉर ऑल गर्ल्स. तो किस तरह के यहाँ पे पॉइंट्स कुछ गवर्नमेंट ने, रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि स्कूल्स बना दिए, स्टेट स्कूल्स बना दिए गए, स्कूलिंग को कंपल्सरी कर दिया गया गर्ल्स के लिए. साथ ही जो फादर्स थे वो अपनी डॉटर को फोर्स नहीं कर सकते मैरिज के लिए बिना उनकी मर्जी के. साथ ही मैरिज जो थी एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर अंडर सिविल लॉ. एक सिविल लॉ बना दिया गया मैरिज के अकॉर्डिंग जिसमें आपको जो आपकी मैरिज है वो रजिस्टर होती थी. साथ ही
डाइवोर्स वॉज मेड लीगल, डाइवोर्स भी एक लीगल बना दिया गया जिसको लिए मैन और वीमेन इक्वली अपील कर सकते हैं। वीमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, इसके साथ ही जॉब्स के लिए वीमेन ट्रेनिंग लेती थी। कुड बिकम आर्टिस्ट और रन स्मॉल बिजनेस, साथ ही वो आर्टिस्ट बन सकती थी, साथ ही वो स्मॉल बिजनेस भी रन करा सकती थी। वीमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाउएवर कंटिन्यू ड्यूरिंग द रीजन ऑफ टेरर। द न्यू गवर्नमेंट issued laws ordering closure of women's clubs and banning their political activities. Many prominent women were arrested and a number of them executed. तो वीमेन का जो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स का स्ट्रगल था वो काफ़ी समय तक चलता रहा। इवन जो रीजन ऑफ टेरर का टाइम था, जो जैकोबिन क्लब का टाइम था, उस टाइम पे भी काफ़ी चलता गया। बट जब न्यू गवर्नमेंट आई तो उसने ऑर्डर कर दिया कि ये वीमेंस क्लब सारे बंद कर दिए जाएं, जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ वीमेन की हो रही है वो सब बैन कर दी गई, मना कर दी गई। अगर कोई दिखती करते हुआ मिला तो उसको पनिश किया जाता था। इसी के अकॉर्डिंग काफ़ी प्रोमिनेंट जो मेन लीडर्स थी, वीमेन थी, उनको अरेस्ट कर दिया गया, साथ ही उनको मार दिया गया। वीमेंस मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यू थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। पर जो वीमेन का जो राइट था वोटिंग राइट्स, वो और इक्वल वेजेस की, उनको इक्वल सैलरी मिले फॉर इक्वल वर्क इन कंपेरिजन, जैसे कि मैन को मिलता है तो उतनी सैलरी उनको भी मिले सेम वर्क के लिए। तो ये काफ़ी सालों तक ये मूवमेंट चलते रहे, नेक्स्ट 200 ईयर्स तक इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ऐसे नहीं तो सिर्फ फ्रांस में बल्कि बाकी कंट्रीज में भी चलते रहे। द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरीज। और ये जो फाइट चलती रही, एक लड़ाई चलती रही वोट के अधिकार के लिए, काफ़ी इंटरनेशनल सफरेट मूवमेंट बना। इंटरनेशनल सफरेट मूवमेंट मतलब राइट टू वोट ड्यूरिंग द लेट 19 एंड अर्ली 20th सेंचुरीज तक। द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशनरी ईयर्स वॉज kept alive as an inspiring memory. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, तो इसको मार्क कर लीजिए लास्ट लाइन। तो फाइनली जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज, जो भी एग्जाम्पल थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज की, किस तरह से फ्रेंच वुमेन ने पार्टिसिपेट किया रेवोल्यूशनरी ईयर्स तक, तो एक तरह से आगे चल के भी काफ़ी रेवोल्यूशनरी ईयर्स तक उनकी जो ये इंस्पायरिंग जो भी उनके पॉलिटिकल स्ट्रगल थे, एक तरह से इंस्पायरिंग मेमोरी की तरह लोगों के बीच जिंदा रहेंगे। बाद में फाइनली 1946 में वीमेन को, जो फ्रांस की वीमेन थी, उनको राइट टू वोट मिल गया। इसके साथ ही देखिए एक ओलंपिक डी गुज की यहाँ पे एक कहानी दी गई, जो कि एक रेवोल्यूशनरी वुमेन थी। तो कभी कभी यहाँ से 1 मार्क क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आपको किसी लेडी का नाम बताना हो, कोई इंपॉर्टेंट लीडर का, प्रोमिनेंट लीडर का, वीमेन स्ट्रगल, वीमेन इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस, तो आप इनका नाम बता सकते हैं, ओलंपिक डी गुज। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकली एक्टिव वुमेन थी रेवोल्यूशनरी फ्रांस की। शी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन एज द एक्सक्लूडेड वुमेन फ्रॉम बेसिक राइट्स दैट ईच ह्यूमन बीइंग वाज एंटाइटल्ड। तो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन ने डिक्लेरेशन किया था राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन का, तो उसमें कुछ बेसिक राइट्स वीमेन को नहीं मिले थे, तो उसके खिलाफ उनके खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाया था। सो इन 1791 शी रॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। और इन्होंने 1791 में एक नया डिक्लेरेशन लिखा था राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। इससे पहले आपने देखा लिखा था जो नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उसमें डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन था, बट इन्होंने क्या कहा, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड सिटीजन। तो ये चेंज करा इन्होंने। विच शी एड्रेस टू द क्वीन एंड टू द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली डिमांडिंग दैट दे एक्ट अपॉन इट। तो इन्होंने ये भेजा था क्वीन को और मेंबर्स को भेजा था नेशनल असेंबली के, कि इसके अकॉर्डिंग आप काम करिए। इन 1793 ओलंपिक डी गूज क्रिटिसाइज द जैकोबिन गवर्नमेंट फॉर फोर्सफुली क्लोजिंग डाउन वीमेंस क्लब। तो जब जैकोबिन गवर्नमेंट ने इनके जो पॉलिटिकल क्लब्स थे उनको बंद कर दिया था, उनके अगेंस्ट भी खड़ी हुई जैकोबिन गवर्नमेंट को भी इन्होंने क्रिटिसाइज किया। शी वॉज ट्राइड बाई द नेशनल कन्वेंशन विच चार्ज हर विद प्रिजन। बाद में नेशनल कन्वेंशन ने, जो न्यू असेंबली जो बनी थी डायरेक्टरी के अंतर्गत, तो उस कन्वेंशन ने इनको ट्रीजन के, जो देशद्रोह के, उसमें चार्ज में पनिश किया। सून आफ्टर दिस शी वॉज एक्सिक्यूटेड। उसके बाद इनको पनिशमेंट दे दी गई, इनको एक्सिक्यूट कर दिया गया। इसके साथ ही देखिए नेक्स्ट आ रहा है सम ऑफ द बेसिक राइट्स सेट फोर्थ इन ओलंपिक डी गूज डिक्लेरेशन। कुछ यहाँ पे फंडामेंटल बेसिक राइट्स मेंशन करे गए जो वीमेन के लिए थे, जो कि ओलंपिक डी गूज ने मेंशन किए थे आपने, जो इन्होंने डिक्लेरेशन दिया था वुमेन वाला एंड द सिटीजन राइट्स। तो इसमें फर्स्ट है, वुमेन इज बॉर्न फ्री एंड रिमेन्स इक्वल टू मैन इन राइट्स। सेकेंड है, द गोल ऑफ ऑल पॉलिटिकल एसोसिएशंस इन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल राइट्स ऑफ वुमेन एंड मैन। These rights are liberty, property, security, and above all resistance to oppression. थर्ड है, द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेनिटी रिसाइड्स इन द नेशन। देखिए सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर। इट मीन्स कि कोई अदर पर्सन कैन नॉट इंटरफेयर इन योर पर्सनल मैटर्स, विच इज नथिंग बट द यूनियन ऑफ वुमेन एंड मैन। फोर्थ है, द लॉ शुड बी द एक्सप्रेशन ऑफ द जनरल विल
All female and male citizens should have a say either personally or by other representatives in its formulation. It should be the same for all. All female and male citizens are equally entitled to all honors and public employment according to their abilities and without any other distinction than that of their talents. No woman is an exception. She is accused, arrested, and detained in cases determined by law. Women like men obey this rigorous लॉ. तो इसमें स्पेशली अगर देखा जाए हर पॉइंट में तो इक्वालिटी की काफ़ी बात की गई है कि जिस तरह से मैन को इक्वल राइट्स मिले उस तरह से वुमेन को भी हर जगह इक्वल ट्रीटमेंट मिले, चाहे वो किसी भी फील्ड की बात हो। और इस तरह से इन्होंने पूरे अधिकारों की बात करी गई है कि जिस तरह से मेल सिटीजन को उनके अधिकार मिलते हैं, ऑनर मिलता है हर जगह, उसी तरह से जिस तरह से पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलता है उसी तरह से फीमेल को भी सारे राइट्स और सारे ऑनर मिले हैं। ठीक है, तो ये सारा जो स्पेशल जो राइट्स थे जो कि मेंशन किए थे ओलंपी ने, डी गूज ने, वो सारे डिक्लेरेशन मेंशन किए गए यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गई हैं किस तरह से वीमेन क्वीइंग अप एट अ बेकरी। अगर याद हो तो जब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ तो इस मोमेंट में वीमेन ने काफ़ी अच्छे से पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी मात्रा में पार्टिसिपेट किया था, काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ में। और साथ में इन्होंने बहुत सारे स्लोगन्स भी यूज़ किए थे, ब्रेड ब्रेड करके, कि मैरी एंटोनियट के पास ये भी गई थी जो जितनी वीमेन थी, उन्होंने सोचा चलो राजा नहीं सुन रहा, इतने सारे टैक्स हमारे ऊपर लगा रहा है, तो एटलीस्ट जो क्वीन है वो हमारी बात को समझेगी क्योंकि वो खुद एक वुमेन है। बट जब इन्होंने बोला था कि हमारे पास ब्रेड नहीं है, हमारे पास खाने के लिए जो एक बेसिक यहाँ पे जो मेन फूड होता है पाव रोटी जिसको बोलते हैं, ब्रेड नहीं है, तो हम किस तरह से सर्वाइव करें, किस तरह से टैक्स दें। तो मैरी एंटोनियट ने एक कमेंट की तरह एक टॉन्ट करा था कि अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप क्यों नहीं केक क्यों नहीं खाते। तो आप एक समझ सकते हो कि यहाँ पे पूरा किस तरह से टॉन्ट मारा गया था मैरी एंटोनियट के द्वारा कि अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो आप केक खाना स्टार्ट करिए। आप ये समझिए जो कॉमन पर्सन है, एक तरह के यहाँ पे इतनी गरीबी है जिसकी वजह से उनको इतना खाने को कुछ मिल नहीं रहा है, जो एक पर्टिकुलर जो मेन स्टेपल फूड है यहाँ का कि वो ब्रेड नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो कैसे वो केक अफोर्ड कर सकते हैं जो कि काफ़ी कॉस्टली होता है। तो ये कंडीशन थी जिसकी वजह से काफ़ी सारे कॉजेज़ थे, सोशल कॉजेज़ थे, इकोनॉमिक कॉजेज़ थे, फिलोसफिकल कॉजेज़ थे, पॉलिटिकल कॉजेज़ थे, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। तो ऐसा नहीं किसी पर्टिकुलर एक दो रीज़न की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई। किसी भी कंट्री में अगर वहाँ की जो पब्लिक है वो सेटिस्फाई नहीं होती तो ऑफकोर्स वहाँ पे रेवोल्यूशन होती है, और इसी तरह का कुछ एग्जाम्पल हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा। बट यहाँ के फ्रेंच रेवोल्यूशन के साथ ही कुछ और स्लोगन्स भी, कुछ और वर्ड्स भी थे, जैसे इक्वलिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी जैसे वर्ड्स जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में भी मेंशन किए गए। काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ को भी यहाँ के जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से मोटिवेशन मिली, किस तरह से वहाँ उन्होंने भी मोनार्किकल सिस्टम को ख़त्म किया, किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुई। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन अपने आप में बहुत बड़ा एग्जाम्पल और मोटिवेशनल थॉट रहा दूसरी कंट्रीज़ के लिए। आप ये क्लास 10 के फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में काफ़ी कुछ रीड करेंगे, काफ़ी सारा कंटेंट यहाँ से मिलता जुलता है। सो थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।